हेलो दोस्तों, एबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं भानु। आज हम लोग बच्चे इंटरनेशनल रिलेशंस में रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बातचीत करेंगे। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस यानी क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों के बारे में बातचीत किया जाएगा। और क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों में जिस पे हमें बातचीत करना है, सबसे पहले वो करना है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यानी सबसे पहले हम लोग ईयू को देखेंगे, उसके बाद हम लोग अफ्रीकन यूनियन को देखेंगे, देन उसके बाद से संघाई कॉपरेशंस को देखा जाएगा और उसके बाद से आसियान को देखेंगे। ये महत्वपूर्ण क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है बच्चे। रीजनल एक तरह से ऑर्गेनाइजेशंस है और इनका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत अधिक इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि माना ये जाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल तरीके से आप किसी भी कंट्री के साथ ट्रस्ट इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। यानी राजनीतिक रूप में कोई भी देश किसी भी दूसरे देश के ऊपर विश्वास नहीं करता। तो अगर देशों के बीच में हमें विश्वास का निर्माण करना है, तो विश्वास के निर्माण के लिए सिर्फ हमारे पास बच्चे एक ही आधार होता है, वो होता है आर्थिक। यानी आर्थिक आधार पे एक देश दूसरे देश के प्रति विश्वास पैदा कर सकता है। तो उसी आर्थिक विश्वास के लिए एक तरह से हमें क्षेत्रीय संगठनों की क्या होती है, आवश्यकता पड़ती है। और सबसे पहले बच्चे हम लोग बात करेंगे यूरोपियन यूनियन। और वर्तमान समय में यूरोपियन यूनियन में बच्चे 28 कंट्रीज हैं, 28 देश आते हैं यूरोपियन यूनियन में। और इस 28 कंट्रीज में से एक अभी देश बच्चे ब्रिटेन जो है वो अपने आप को यूरोपियन यूनियन से क्या किया, बाहर किया, जिसको हम लोग ब्रेक्सिट बोलते हैं। ब्रिटेन का एग्जिट ही ब्रेक्सिट है। ठीक है, ब्रिटेन ने अपने आप को यूरोपियन यूनियन से क्या किया रखा है, बाहर कर रहा है। जो यूरोपियन यूनियन है बच्चे, वो एक प्रकार से आर्थिक और राजनीतिक संगठन दोनों है। लेकिन जब इस संगठन का निर्माण हुआ था तो वह आर्थिक हितों के लिए एक तरह से इस संगठन का निर्माण किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में ये संगठन आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार की समस्याओं पर एक प्रकार से विचार और विमर्श करता है बच्चे। अब जो यूरोपियन यूनियन है, इसका एक हमें विकास देखना होता है। तो यूरोपियन यूनियन का जब हम विकास देखते हैं बच्चे, तो सबसे पहले बात करते हैं पेरिस संधि पे। यानी पेरिस संधि से इसके विकास के बारे में हमें पता चलता है। रोम की संधि से इसके विकास के बारे में आपको पता चलेगा। मारिस्टिच जो संधि थी बच्चे, उसके द्वारा भी हमें पता चलता है। और लिस्बन जो संधि है बच्चे, उसके द्वारा भी यूरोपियन यूनियन का विकास किस प्रकार से हुआ, उसकी संधियों से हमें पता चलता है। तो इसकी जो भी संधि यूरोपियन यूनियन से संबंधित है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं बच्चे। उसमें पेरिस की संधि जो 1951 में आई थी, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ईयर और संधि का मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चंस पूछ लेता है। रोम की संधि है जो बच्चे 1957 में आती है। मारिस्टिच जो ट्रीटी है, मारिस्टिच ट्रीटी जो है बच्चे 1993 में आती है। जो मार्शियल ट्रीटीज हुई थी वो 1993 में। जो लिस्बन ट्रीटी है बच्चे, वो 2009 में आती है। ठीक है, अब जर्नलिस्ट हमें एक चीज बात करना है बच्चे, वहां पे बातचीत करना है यूरोपियन यूनियन। अगर यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर देखना है तो ब्रुसेल्स में है बच्चे। ब्रुसेल्स में आपका यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर मिलेगा। यूरोपियन यूनियन में से 19 देश ऐसे हैं बच्चे जो कॉमन मुद्रा को अपनाते हैं। कॉमन मुद्रा उनका, यानी सभी कॉमन मुद्रा जो है उनका बच्चे, वो यूरो है। मतलब उस 29 देशों के बीच में एक प्रकार से कॉमन मुद्रा जो है वो प्रचलन में है और चलन में है। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है। सभी 28 देश यूरो को स्वीकार नहीं करते। उस 28 देशों में से सिर्फ 19 देश ऐसे हैं बच्चे जो यूरो को एक प्रकार से क्या करते हैं, अपने व्यापार के लिए अपनाते हैं। ये चीजें आपको ध्यान में रखना। अब बात करते हैं पेरिस संधि बच्चे। जो पेरिस संधि थी वो 1951 में हुई थी और पेरिस संधि को 1952 में लागू किया गया था। पेरिस संधि पे साइन करने वाले 6 देश थे और उन्होंने एक समुदाय का निर्माण किया जिसको हम लोग कोयला और स्टील समुदाय बोलते हैं। यानी कोल और स्टील के ट्रेड के लिए एक कम्युनिटीज को फॉर्म किया गया था पेरिस संधि पे। ठीक है, जिसको कोयला स्टील समुदाय बोला जाता है। और इसको निर्माण करने में, इसके निर्माण में जो देश आते हैं बच्चे, वो जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड जैसे देश जो हैं बच्चे, वो क्या हैं, शामिल हैं। और यूरोपियन यूनियन के ये एक प्रकार से संस्थापक देश भी हैं, जहाँ पे आपको पश्चिमी जर्मनी का नाम ध्यान में रखना है, बेल्जियम का ध्यान में रखना है, फ्रांस का ध्यान में रखना है, इटली का ध्यान में रखना है, लग्जमबर्ग का ध्यान में रखना है एंड नीदरलैंड का एक प्रकार से क्या करना है, आपको नाम ध्यान में रखना, क्योंकि ये संस्थापक देश हैं बच्चे यूरोपियन यूनियन की। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे रोम संधि। जो रोम की संधि हुई थी, रोम संधि जो है वो 1957 में हुई थी और रोम संधि के द्वारा ही यूरोपीय आर्थिक समुदाय का निर्माण हुआ था।
यानी ईईसी, ईईसी का जो फॉर्मेशन हुआ है बच्चे वो हुआ है ट्रीटी ऑफ रोम पे, यानी जो रोम की संधि थी 1957 पे, उसी के आधार पे यूरोपीय आर्थिक समुदाय का निर्माण हुआ था। ठीक है, और अपने आप में एक संस्थात्मक ढांचा के रूप, इसका एक संस्थात्मक ढांचा भी एक प्रकार से क्या किया गया था, तैयार किया गया था। और इसमें यह डिसाइड हुआ था कि जितने भी यूरोपीय संघ, यूरोपीय ईईसी के जो भी सदस्य देश हैं उनमें इक्वल टैक्स ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू एक इक्वल टैक्स ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म किया जाएगा, जहां पे इक्वल टैक्स होगा। ऐसा नहीं कि कोई कंट्री ज्यादा टैक्स लगाएगा कोई कम टैक्स लगाएगा, नहीं, कोई भी देश अपनी मनमर्जी से नहीं, एक इक्वल टैक्स ऑर्गेनाइजेशंस होगा, वही डिटरमाइन करेगा कि किस प्रोडक्ट पर कितना टैक्स होगा बच्चे। और 1967 में बच्चे, 1967 से पहले की जितनी भी ट्रीटीज थी यूरोपियन ईईसी से संबंधित या कोयला स्टील समुदाय से, उन सभी को मिलाकर बच्चे यूरोपियन समुदाय का निर्माण किया गया था। ईसी का फॉर्मेशन जो हुआ था वो 1967 में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है बच्चे। 92 में यूरोपियन सेंट्रल बैंक का निर्माण किया गया था। तो पूरे यूरोपियन यूनियन का एक कॉमन सेंट्रल बैंक है, पूरे यूरोपियन यूनियन का एक कॉमन सेंट्रल बैंक आपको मिलेगा बच्चे। ठीक है, जो पूरे यूरोपियन यूनियन के देशों से संबंधित मौद्रिक नीति का एक प्रकार से निर्माण करता है, और वित्तीय यानी फाइनेंशियल पॉलिसी जो होती है बच्चे, उसका भी निर्माण जो किया जाता है वो यूरोपियन बैंक, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है बच्चे। मारिस्टियस ट्रीटी जो आई थी बच्चे, मतलब मारिस्टियस जो मारिस्टिच जो संधि है बच्चे, वो 1993 में आती है। और यहाँ पे बच्चे यूरोपियन समुदाय, जो यूरोपियन जो नाम 1967 में यूरोपियन समुदाय रखा गया था, इसी रखा गया था, यूरोपियन कम्युनिटीज रखा गया था, उसका नाम चेंज कर 93 में बच्चे यूरोपियन यूनियन किया गया था। और यूरोपियन यूनियन में बच्चे अभी के 19 ऐसे देश हैं जो मुद्रा यूरो के रूप में क्या करते हैं, अपनाते हैं बच्चे। और यूरोपियन यूनियन के 28 देशों में से बच्चे 21 ऐसे देश हैं जो नाटो के सदस्य हैं। यूरोपियन यूनियन के पास अपनी सुरक्षा का कोई मजबूत ढांचा नहीं है। यूरोपियन यूनियन के अंदर जो देश आते हैं उन्हें जो सुरक्षा दी जाती है वो नाटो के द्वारा दी जाती है। ये आपको एक प्रकार से क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। 2009 में लिस्बन संधि आई थी, लिस्बन संधि आई थी 2009 में, जहां पे ये बोला गया था कि यूरोपीय आयोग जो एक नौकरशाही संस्था बच्चे, उसका एक अध्यक्ष नियुक्त होगा जिसका कार्यकाल जो होगा वो 2.5 वर्ष का होगा। लिस्बन संधि में ही डिसाइड हुआ था बच्चे कि यूरोपीय संधि जो होगा वो द्विसदनी होगा, जैसे वहां पे 2 सदन होंगे, पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होंगे, ये चीजें। और जो विदेशी मामले होंगे बच्चे, और जो सुरक्षा से नीति के लिए एक हाई रिप्रेजेंटेटिव्स, एक उच्च प्रतिनिधि नियुक्त किया जाएगा जिसका कार्यकाल जो होगा वो 5 वर्ष का होगा बच्चे। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, और जहाँ पे हमें देखना है यूरोपियन यूनियन के अंग। और जब हम यूरोपियन यूनियन के अंग की बात करते हैं बच्चे, तो उस अंग में यूरोपियन संसद पहला आता है, यूरोपियन आयोग, यूरोपियन मंत्री परिषद, और इसके बाद से यूरोपीय परिषद, यूरोपीय न्यायालय और यूरोपीय सेंट्रल बैंक। तो इन सभी को हम लोग एक प्रकार से यूरोपियन यूनियन का अंग बोला जाता है। यूरोपियन यूनियन का अंग जब भी पूछा जाए कि यूरोपियन यूनियन के कौन कौन से अंग है बच्चे, तो वहाँ ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा यूरोपीय संसद, यूरोपीय आयोग, यूरोपीय मंत्री परिषद और यूरोपीय परिषद, यूरोपीय न्यायालय और यूरोपीय सेंट्रल बैंक। एक प्रकार से ये यूरोपीय यूनियन के क्या है बच्चे, अंग है। यूरोपीय संसद का जो कार्यकाल होता है बच्चे वो 5 वर्ष का होता है। यूरोपीय संसद की जो संख्या, यूरोपीय संसद की जो सीटें हैं बच्चे वो 751 है बच्चे। और वहाँ पे जो सदस्य होते हैं यूरोपीय संसद के, जो मेंबर होते हैं बच्चे, उन्हें डायरेक्ट पब्लिक के थ्रू क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, और उनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। दूसरी चीजें, जो यूरोपीय संसद है बच्चे और जो यूरोपीय परिषद है, यूरोपीय परिषद में हर एक देश से एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री होगा बच्चे, और वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से क्या करता है, नीतियों का निर्माण करता है। और नीतियों को कानून का रूप देने का कार्य जो किया गया है वो संसद को किया गया है बच्चे, ये ध्यान में रखना। तो यूरोपीय संसद और यूरोपीय परिषद मिलकर कानून का एक प्रकार से क्या करती हैं, निर्माण करती हैं बच्चे। यूरोपीय आयोग में जो संख्या है बच्चे वो 28 है, और ये एक नौकरशाही संस्था है। ये एक प्रकार से
नीतियों का निर्माण करता है और उस नीतियों को एक कानून के रूप में बदलने के लिए संसद के पास उस नीतियों को क्या करता है, भेजता है बच्चे, यूरोपीय संसद के पास। और यूरोपीय संसद उस नीति को अगर कानून में परिवर्तित कर देती है तो उस कानून को लागू कराने का उत्तरदायित्व भी बच्चे यूरोपीय आयोग को दिया गया है, यूरोपियन कमीशन को दिया गया है। यूरोपीय जब मंत्री परिषद में आते हैं बच्चे, तो इसमें हर एक देश से एक एक मंत्री होगा, जो ठीक है, हर एक देश से एक एक मंत्री होता है इसमें बच्चे। तो टोटल 28 मंत्री होंगे, ब्रिटेन बाहर होने के वजह से 27 मंत्री मिलते हैं। और एक वर्ष में इनकी 4 बार बैठकें होती हैं मंत्री परिषद की। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है बच्चे। एक आपका यूरोपीय परिषद है, कुछ उतना खास रखता नहीं है इंपॉर्टेंट। यूरोपीय न्यायालय बच्चे, यानी यूरोपीय यूनियन में जो देश हैं बच्चे, और उसमें किसी भी प्रकार का अगर विवाद होता है, किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, तो उस समस्या को हल करने के लिए एक प्रकार से एक यूरोपीय न्यायालय है बच्चे। और जो यूरोपीय न्यायालय है, इसमें प्रत्येक देश से एक न्यायाधीश आता है, ठीक है। तो 28 आएंगे, पहले 28 देश थे, ठीक, 27 28 आएंगे। और हर एक न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है बच्चे, वो 6 वर्ष का होता है। और यूरोपीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है बच्चे, वो लग्जमबर्ग में है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक इनका फेडरल बैंक है, यूरोपीय फेडरल सेंट्रल बैंक बोलते हैं। और जो यूरोपीय सेंट्रल बैंक है बच्चे, वो यूरोप के अंदर एक आर्थिक एकीकरण के लक्ष्य को लेकर चलता है, ठीक है, जिसमें आर्थिक एकीकरण अगर कर दिया जाए, पूरे देशों का आर्थिक एकीकरण हो जाए, मतलब एक पूरे देश के लिए क्या कर रहा है, आर्थिक नीतियों को डिसाइड कर रहा है, आर्थिक नीतियों पे निर्णय ले रहा है, तो उसको हम लोग आर्थिक एकीकरण बोलते हैं। लेकिन अभी भी यूरोपीय एक प्रकार से जो यूरोपीय यूनियन है बच्चे, यू जो है, उसमें अभी भी समस्याएं हैं ब्रिटेन को लेकर, क्योंकि सिर्फ 19 देश जो है वो कॉमन मुद्रा यूरो को अपनाते हैं बच्चे, जबकि 28 देश थे, उसमें से बहुत सारे देश जो है कॉमन मुद्रा पॉलिसीज को अपनाते ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उन देशों में उनका खुद की एक वित्तीय संस्था है जो एक प्रकार से वित्तीय निर्णय लेती है। तो ये भी एक समस्या है बच्चे। दूसरा है, जो ब्रिटेन ने अपने आप को यूरोपियन यूनियन से अलग क्यों किया, क्योंकि कुछ समय से देखा जा रहा है बच्चे कि जो ब्रिटेन है बच्चे, वो अपने आप को यूरोपियन यूनियन से बाहर इसलिए कर रहा है क्योंकि काफी समय से यूरोपियन यूनियन में एक प्रकार से आर्थिक मंदी जैसी चीजों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। दूसरी चीज है शेंजेन, एक संधि है बच्चे। शेंजेन संधि के द्वारा ये हुआ कि यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं, वहाँ का कैपिटल, वहाँ का लेबर, वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो यूरोपियन देश का बहुत सारा लेबर जो था वो ब्रिटेन आना शुरू हुआ, जिससे ब्रिटेन का जो लोकल लेबर थे या लोकल मैन पावर जो था वो प्रभावित होना शुरू हुआ। इस वजह से भी ब्रिटेन अपने आप को यूरोपियन यूनियन से बाहर करने के बारे में सोचना शुरू किया। तो ये ब्रेग्जिट है, वहाँ पे 2 वर्ष का उसे समय दिया गया है। और ब्रिटेन की जो जनता है उसने जनमत संग्रह के द्वारा ये निर्णय लिया कि हमें यूरोपियन यूनियन से क्या होना है, बाहर होना है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन के अंदर जो शेंजेन संधि है बच्चे, उसके वजह से ब्रिटेन को एक प्रकार से क्या हो रही है, समस्या हो रही है। अगर ब्रिटेन बाहर होता है तो बच्चे उसका प्रभाव कहीं ना कहीं भारतीय अर्थव्यवस्था पे भी एक प्रकार से पड़ेगा बच्चे। तो ये चीजें जो थी वो यूरोपियन यूनियन से संबंधित थी, जो मैंने आप लोगों को बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।